हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीजी व्यापम केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक डिस्कशन में तीसरा लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आया हूं और इस तीसरे लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग टोटल 20 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो याद रखिएगा, केमिस्ट एग्जाम के ये क्वेश्चन पेपर है। केमिस्ट का एग्जाम जो है दिसंबर में हुआ था, ठीक है, दिसंबर 2025 में हुआ था, जिसमें 75 क्वेश्चन हैं और ये 75 के 75 क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जो है 35 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है और 40 क्वेश्चन और बचे हैं, 40 क्वेश्चन और बचे हैं। 40 क्वेश्चन में ये 20-20 के स्लॉट में आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो पार्ट 3 में 20 क्वेश्चन और पार्ट 4 में भी 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो है किसी और एग्जाम का हम लोग 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले होंगे। तो ये सीरीज जो है इस तरह से जो है लगातार आगे बढ़ते जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई लिखाई करते होंगे। तो चलिए जो है हम लोग इस सीजी व्यापम केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है AS2S3 सॉल्ट में अल्प मात्रा में जिलेटिन मिला दिया जाए तो विद्युत अपघट्य की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर वह स्कंदित नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये जो है कथन असर्शन जो है ये सत्य है, ये जो है सत्य है दोस्तों। असर्शन यहाँ पे हमारा सत्य है और यहाँ पे रीजन क्या बोलता है, विद्युत अपघट्य के चारों ओर जिलेटिन एक रक्षा आवरण बना लेता है। ये जो आर है ये हमारा असत्य है। देखिए ऐसा क्यों है, असर्शन की मैं बात कर रहा हूं। जो AS2S3 है ये एक द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है, ठीक है, यह एक द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है और द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में प्रबल आकर्षण बल के द्वारा ये बंधे होते हैं। प्रबल आकर्षण बल के द्वारा ये बंधे होते हैं। तो थोड़ा सा बहुत क्या बोलना चाहिए, विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी जो है ये स्कंदित नहीं होते, ठीक है। जिलेटिन देखो, ये जो AS2S3 है इसके चारों ओर जो है जिलेटिन एक रक्षात्मक आवरण बना लेता है। जिलेटिन यदि मैं मिलाऊंगा तो ये जिलेटिन क्या कर लेता है, रक्षात्मक आवरण बना लेता है, आवरण। अब रक्षात्मक आवरण बना लेगा तो हम इसमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी जो है ये स्कंदित नहीं होता है। और आर क्यों गलत है, विद्युत अपघट्य के चारों ओर जिलेटिन रक्षात्मक आवरण बनाता है। नहीं, विद्युत अपघट्य के चारों ओर नहीं भैया, AS2S3 सॉल्ट के चारों ओर बनाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्ट के चारों ओर जो AS2S3 का सॉल्ट है, AS2S3 का जो सॉल्ट है इसके चारों ओर रक्षात्मक आवरण बनाता है। विद्युत अपघट्य के चारों ओर रक्षात्मक आवरण नहीं बनाता। इसीलिए जो है असर्शन जो है सत्य है और रीजन जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा 61 नंबर का क्वेश्चन। 62 नंबर देखो, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 है। देखो यहाँ पर ये हमारा कॉलम 1 है और ये हमारा कॉलम 2 है। दोनों को जो है हम यहाँ पे मिलान करने वाले हैं। तो देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में यहाँ पर इसका हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा, पहला सभी तापमान पर परंपरा के अनुसार 0.0 वोल्ट के रूप में परिभाषित। तो ए का हो जाएगा पहला। संतृप्त कैलोमल इलेक्ट्रोड स्थिर विभव के कारण द्वितीयक संदर्भ सेकेंडरी रिफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है। तो ये हो जाएगा चौथा। फिर बोला है SCE पर अर्धशेल अभिक्रिया कहाँ पर हो रहा है जी, सेकेंड में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, सेकेंड में हो रहा है। और क्लोरीन के साथ SCE
की संभावित भिन्नता, ये तो है हमारा तीसरा नंबर। तो देख लो, ए का पहला, बी का चौथा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पे मैच करना था यहाँ पर। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नीचे दिए गए यौगिकों के बंद कोणों का सही घटता क्रम क्या है। देखो यहाँ पे एक ही बोलना चाहिए, ग्रुप NH3 PH3 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी एक ही ग्रुप के हाइड्राइड हैं। तो जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो कोणों का सही घटता क्रम क्या है, घटता क्रम तो सबसे अधिक किसका रहेगा, बी का रहेगा। फिर किसका रहेगा, PH3 का होगा BCAD, कहां पर है, बी नंबर। तो बी फॉर बॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 डीवाई हैकल-ओनसागर सिद्धांत के अनुसार सांद्रता के साथ एक प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में कमी के पीछे कारण है। कमी के पीछे क्या कारण है, ये हमें बताना है। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य का। तो यहाँ पे बोला है आयन परस्पर क्रिया प्रत्येक आयन पर प्रभावी विद्युत क्षेत्र को कम करती है। ये हमारा क्या कथन है, जे बोलता है। तो जे आयन परस्पर क्रिया करके जो है प्रभावी विद्युत क्षेत्र को कम करती है। जी हाँ, जे जो है सत्य है, जे सही है। आगे देखते हैं, आयनिक वायुमंडलीय केंद्रीय आयन के विपरीत दिशा में गति करता है। विपरीत दिशा में गति करता है, जी हाँ, ये भी सही है। और तनुकरण के साथ वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। तनुकरण के साथ वियोजन की मात्रा कम हो जाती है, जी गलत है ये। और एम ये जो है सही है। विद्युत कण संचलन प्रभाव आयनिक गति का विरोध करते हैं, जी हाँ, विरोध तो करता है विद्युत कण संचलन प्रभाव। तो जे के एम ये तीनों यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, साम्यावस्था पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी इक्विलिब्रियम का कंडीशन आए, साम्यावस्था की बात आए, तो वहां पर डेल जी का मान 0 होता है। डेल जी का मान 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए 66 नंबर, प्रावस्था नियम का सही रूप है। मैंने आपको बताया था फेस इक्विलिब्रियम में, इसके पहले वाले सीरीज में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो फेस इक्विलिब्रियम का फार्मूला होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 होता है। F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, C कंपोनेंट होता है, P जो है फेस होता है। तो ये करेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन इस प्रारूप में हमें दिया नहीं है ऑप्शन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे P जो है देखो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो P को ट्रांसफर कीजिए। जब P को ट्रांसफर करूंगा तो F प्लस P इज इक्वल टू C प्लस 2 हो जाएगा। F प्लस P इज इक्वल टू C प्लस 2 कहाँ पर है जी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमको याद रखना है। ये फार्मूला, इसी फार्मूले से हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में किया हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे देखो, कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों को मिलान करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, एस जानते हो, एस सबस्ट्रेट होता है। क्या है? सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है। क्रियाधार की सांद्रता होती है। तो डी का तीसरा जी, डी का तीसरा, और डी का तीसरा कहाँ पर है जी, डी का तीसरा केवल और केवल बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। यदि एक जानते होते डी तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेते। तो ये बी देख लो, बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ए का दूसरा मतलब वी मैक्स क्या है, वी मैक्स क्या है, अधिकतम अभिक्रिया वेग है ये, अधिकतम अभिक्रिया वेग। बी का पहला क्या है, अर्ध अधिकतम वेग में क्रियाधार की सांद्रता, ये Km है। और वी क्या है जी, वी सांद्रता में अभिक्रिया की दर है ये। तो कुल मिला के जो है ये इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये 67 का आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 के बाद अगला नंबर क्या है जी,
68 नंबर, एक द्वितीय कोटि रासायनिक अभिक्रिया के लिए आर्हेनियस समीकरण में आवृत्ति कारक A की इकाई क्या होगी? A की इकाई देखो, आर्हेनियस इक्वेशन बोलता है K = A एक्सपोनेंशियल -EA/RT, ये फार्मूला होता है जी। इस फार्मूले में हमें पता चल रहा है कि K का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, और हम लोग जानते हैं रेट बराबर K होता है, मतलब रेट जो है सीधे समानुपाती होता है K के, और K सीधे समानुपाती है A के। तो ये दोनों फार्मूले से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। कौन कौन सा फार्मूला? ये पहला फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला। ये रेट का है फार्मूला जी, और ये K का फार्मूला है आर्हेनियस इक्वेशन से। तो पहले और दूसरे से मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि R सीधे समानुपाती होता है K के, और K सीधे समानुपाती A के। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेट कांस्टेंट K की जो वैल्यू होती है सेकेंड ऑर्डर के लिए, वो कितनी होती है? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। किसके लिए जी? सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो यदि K का मान ये है तो A का जो वैल्यू है वो भी यही होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑप्शन नंबर डी। तो डी फॉर डॉग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा उत्पाद बनता है? आर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन, या 1 2 3 डाइनाइट्रोबेंजीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और ऐसा क्यों? देखो, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, रीजन में बता रहा हूं नाइट्रोबेंजीन, ये जो है -m इफेक्ट शो करता है, -m और -I इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब इस कंडीशन में यहाँ पे मैं नाइट्रेशन कराऊंगा, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराऊंगा, तो यहाँ पे बनता है NO2+, और NO2+ कहाँ पे जाके अटैक करेगा जी? मेटा पोजीशन में जाके अटैक करेगा। और मेटा पोजीशन कौन सा है जी? मेटा पोजीशन ये है, मेटा पोजीशन ये है। तो NO2+ कहाँ पर जाके अटैक करेगा? मेटा पोजीशन में जाके अटैक करेगा। अब जब जाके अटैक करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जी? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया है, और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप ये बहुत ही अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जे क्या बोलता है? जे पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि ए अणुओं के बीच आकर्षणात्मक अंतःक्रियाओं की प्रबलता को दर्शाता है। वंडरवाल गुणांक, देखो वंडरवाल गुणांक A एंड B होता है, और A का मान जितना अधिक होगा उतना ही जो है अणुओं के बीच आकर्षण बल जबरदस्त होगा, अणुओं के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। ये A का मतलब होता है। ये वंडरवाल स्थिरांक हैं A और B। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है J, ये तो हमारा करेक्ट है। फिर देखो मैं K के बारे में बता रहा हूं। यहाँ पर प्रायिकता वेग तापमान बढ़ने पर बढ़ता है और मोलर द्रव्यमान बढ़ने पर घटता है, मोलर द्रव्यमान बढ़ने पर घटता है। तो यहाँ पे बोला है प्रायिकता वेग। अब प्रायिकता वेग का फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है √2RT/m। ये होता है वेलोसिटी, प्रायिकता वेग। तो m जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी? घटेगी। m बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी। तो यहाँ पे बोला है मोलर द्रव्यमान बढ़ने पर घटता है, तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। जी हाँ, तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर यदि मैं इंक्रीज करूंगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे के भी ऑप्शन सही है दोस्तों, के भी सही है। क्रांतिक स्थिरांक वंडरवाल्स गुणांकों से संबंधित होता है। जी हाँ दोस्तों, एक फार्मूला है TC = 8A अपन यहाँ पे मैं लिख देता हूं
27 RB, ये एक फार्मूला है। तो ये जो तापमान गुणांक है या क्रांतिक स्थिरांक है, ये A और B पे डिपेंड कर रहे हैं। जी हाँ, डिपेंड कर रहे हैं, तो L भी सही है और M जो है हमारा गलत आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे JKL ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या है? विषम उत्प्रेरण में अभिक्रिया की दर उत्प्रेरक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बहुत अधिक निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, देखो एक विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है? विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण में जो अभिकारक और जो बोलना चाहिए उत्प्रेरक, ये अलग अलग अवस्था में होंगे। जैसे मैं लिखूं N2 + थ्राइस H2 ट्वाइस NH3। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, लेकिन यहाँ पर आयरन यूज होता है, आयरन और मोलिब्डेनम, और ये जो है ठोस है। क्या है? ठोस। तो ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। और यहाँ पे क्या बोलता है? जो ये अभिक्रिया है, अभिक्रिया की दर जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। आयरन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। जी हाँ, सही है। आयरन का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, सरफेस एरिया जितना अधिक होगा, अभिक्रिया उतनी तेजी से होती है। तो कथन तो है हमारा सत्य, और ऐसा इसलिए क्योंकि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता ठोस उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय स्थलों पर निर्भर करती है। जी हाँ, जो यहाँ पे हमको ठोस दिखाई दे रहा है, इस ठोस में छोटे छोटे सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, इस ठोस में छोटे छोटे सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, और इस सक्रिय स्थल के कारण ही इनकी क्रियाशीलता होती है। तो यहाँ पे कारण भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा जी? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं में प्रकाश सुग्राहीकरण के रूप में किया जाता है? प्रकाश सुग्राहीकरण के रूप में जो है मीथेन गैस का इस्तेमाल तो नहीं होता। मीथेन को काट देना, जहां जहां M है वहां वहां काट देना। तो MC नहीं होगा और D नहीं होगा। सुग्राहीकरण के रूप में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो J और K बोला है। तो J और K, क्लोरोफिल जानते हो, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो J तो हमारा होगा ही होगा। बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका भी इस्तेमाल प्रकाश सुग्राहीकरण के रूप में करते हैं। और साथ ही साथ क्लोरीन गैस फ्री रेडिकल बनता है ना यहाँ से। तो JKL, तीनों JKL, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल ये हमारा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, यदि एक N मोल आदर्श गैस निर्वात में तथा कमरे के तापमान पर रुद्धोष्म प्रसार किया जाए तो डेल S का व्यंजक क्या होगा? डेल S का व्यंजक क्या होगा? तो मैं बता दूं, यहाँ पे सबसे पहला बोला है आदर्श गैस निर्वात में बोला है। तो जब भी निर्वात की बात हो, मैं बता देता हूं यहाँ पे, जब भी निर्वात की बात हो, तो निर्वात की जब बात होता है तो वहां पे फ्री एक्सपेंशन होता है। और जब फ्री एक्सपेंशन होता है तो यहाँ पे W का मान 0 होता है। याद रखना, निर्वात में फ्री एक्सपेंशन होता है, Px का मान भी 0 होता है। तो यहाँ पे W का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। और बोला है रुद्धोष्म प्रसार। अब रुद्धोष्म प्रसार मतलब Q का मान भी क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। और जब Q का मान 0 हो जाएगा तो डेल U इक्वल टू Q प्लस W, मतलब इंटरनल एनर्जी का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। W का मान 0, Q का 0 और डेल U का मान भी हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे हमको डेल S निकालना है जी। डेल S इज इक्वल टू होता है NRLN, ऊपर में 2V1 अपन V1 लिख दो।
क्यों ऐसा बोला है ना, V2 इज इक्वल टू 2V1। तो ये होता है हमारा मतलब मैं ऊपर में लिख सकता हूँ V फाइनल अपन V इनिशियल होता है, तो फाइनल के जगह में हमको लिख सकते हैं 2V1 और इनिशियल के जगह लिख सकते हो V1। क्वेश्चन में बोला है तो डेल S इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये देखो V1 से V1 कट गया, तो यहाँ पे n का मान 1 ले लेना है, n का मान 1 मानना है, तो यहाँ पे RLN2 हो जाएगा, RLN2। ये आप लोगों की एक्स्ट्रा जानकारी थी। तो डेल S RLN2 B हो जाएगा, B फॉर बॉल, ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। चलिए आगे देखते हैं, मस्त क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप मैच कर सकते हो। हेल-वोलार्ड जैवोलिंस्की रिएक्शंस, ये का तीसरा हो जाएगा, ये का क्या हो जाएगा जी, तीसरा। मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ, ए का तीसरा हेल-वोलार्ड जैवोलिंस्की रिएक्शन। जब हम एसिड पढ़ते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, वहाँ पे ये रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। फिर बोला है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन होता है, तो ये बी का हो जाएगा पहला। सी देखो इटार्ड रिएक्शन है, इसका हो जाएगा दूसरा जी, CrO2 वाला। और गाटरमान कोच रिएक्शन बोला है, गाटरमान कोच रिएक्शन का चौथा हो जाएगा, देख लेना, ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर पे। नरनष्ट वितरण नियम बिना संशोधन के लागू होगा यदि दोनों अमिश्रित द्रवों में विलय का समरूप आणविक अवस्था में हो। ये डी फॉर डॉग, ये नियम है, नियम। और नियम में ये सीधा बोलता है कि जब दोनों आणविक अवस्था में हो, समरूप आणविक अवस्था में हो, तभी जो है दोनों विलय होंगे, ये डायरेक्ट नियम बोलता है। तो समरूप आणविक अवस्था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर पे, और 76 नंबर बोलता है कि गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण का उपयोग एरोमेटिक एमीन बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। जी हाँ, सही दोस्तों। देखो यहाँ पे पोटेशियम थैलामाइड होता है, मैं बोलूँ तो यहाँ पे सीधा सीधा थैलामाइड होता है इस रिएक्शन में, और इस थैलामाइड से हम जो है यहाँ पे प्राइमरी एमीन बनाते हैं, RNH2। ठीक है, प्राइमरी एमीन यहाँ पे बनता है, प्राइमरी एमीन, क्लियर है, प्राइमरी एमीन बनता है यहाँ पर। तो ये जो है हमारा एसर्शन, ये हमारा जो है सही है, ये एरोमेटिक एमीन नहीं है, एलिफेटिक एमीन है। प्राइमरी एमीन कैसा एमीन होता है, एलिफेटिक एमीन होता है, याद रखिएगा। एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते। जी हाँ, एरिल हैलाइड मतलब ये होता है, ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते। न्यूक्लियोफिलिक, तो यहाँ पर देखो एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया ये नहीं देते, ये बोला गया है। तो ये भी जो है हमारा सही है। क्यों, क्लोरीन यहाँ पे जो होता है रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस से जो है ये स्टेबलाइज होते हैं भैया। तो ये जो है ए और आर जो है दोनों यहाँ पे सही हैं, दोनों यहाँ पे क्या है हमारा सत्य है, बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सही व्याख्या करता है या नहीं करता, ये जो है सही व्याख्या जो है यहाँ पे नहीं करता, सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अवशोषण पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नाभिक की गति की तुलना में तेजी से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नाभिक की तुलना में काफी कम होता है, जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर ले जाता है, जिसे प्रकाश रासायनिक विज्ञान में क्या कहा जाता है। तो ये फ्रैंक कोडान सिद्धांत की परिभाषा दी गई है। तो ये सीधा फ्रैंक कोडान प्रिंसिपल क्या है ये बताया गया है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ए, फ्रैंक कोडान प्रिंसिपल से रिलेटेड यहाँ पर है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे अभी मैंने आपको पहले फार्मूला लिखाया था कि डेल एस इज इक्वल टू NRLN V फाइनल अपन V इनिशियल होता है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
298 केल्विन पर निम्न गैसों को मूल माध्य वर्ग के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो मूल माध्य वर्ग वेग बोला है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये बोला जाता है। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है इसका जो फार्मूला होता है ये होता है √3RT/m होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि जो वेलोसिटी होती है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब मास यदि अधिक होगा तो वेलोसिटी यहाँ पे कम होगा, वेलोसिटी वहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में बोला है तो जिसका कम होगा उसको पहले लिखेंगे और जिसका अधिक होगा उसको बाद में लिखेंगे। कम से अधिक की ओर जाएंगे, कम से अधिक की ओर जाएंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक द्रव्यमान तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी जो है सबसे कम हो जाएगी। फिर किसकी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है? N में है, कार्बन डाइऑक्साइड N में है। फिर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ पर है? O में होगा तो NOL। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मास अधिक है तो वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है और यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये आप आसानी से बना लोगे। चलिए 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 3 वाले में, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रण लगभग 4.75 pH वाला बफर बनाता है। जी हाँ, 4.75 pH वाला बफर बनाता है। तो बफर विलयन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं और बफर विलयन के लिए 3-4 फार्मूले यूज होते हैं। तो वैल्यू यदि दी हुई है तो हम pH आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आप याद रखिए कि यहाँ पर ये जो असर्शन दिया हुआ है ये सत्य है और एसिटिक अम्ल का pKa लगभग 9.25 होता है, 9.25 होता है। तो जो है यहाँ पे ये गलत है, असर्शन जो रीजन जो है यहाँ पे ये गलत है। pKa जो होता है 9.25 होता है, ये गलत है। तो यहाँ पे असर्शन सत्य है और असत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी फॉर कैट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको ये प्रश्न समझ में आया है, क्वेश्चन बैंक यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग हंसते हंसते अगले लेक्चर में पार्ट 4 में 20 क्वेश्चन के साथ।